Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, you know we have started chapter number 13 और हमें आज स्टडी करना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को और हमें पढ़नी चाहिए हमारे प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रब्बे ज़िदनी इल्मा। और अब हम मूव करते हैं वाइट बोर्ड पे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं डायग्राम के साथ और ये डायग्राम स्टार्ट होगी हार्ट से, राइट। और हार्ट में आप लोगों को पता है कि वी हैव गॉट टू साइड्स, ठीक है, और उनमें से जो एक साइड है इट इज रिसीविंग एंड पंपिंग व्हाट इम्प्योर ब्लड, और जो दूसरी साइड है हार्ट की इट इज रिसीविंग एंड पंपिंग व्हाट प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड को हम लोगों ने रेड से व्हाट लिखा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है प्योर ब्लड। और जो दूसरी साइड है जाहिर है ये रिप्रेजेंट कर रही है इम्प्योर ब्लड को, मीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इम्प्योर ब्लड। और आपने गौर ये करना है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब हमारे लंग्स क्या करेंगे, गैस को इनहेल करेंगे और गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, तो उसके रिजल्ट में मेरे ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाएगा, राइट। और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड इट विल सेंड टू द लेफ्ट एट्रियम, और इस लेफ्ट एट्रियम से अब ब्लड आ जाएगा कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो प्योर ब्लड विल बी सप्लाइड टू द वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ, जो बहुत कॉमन डायग्राम हमारी बुक्स में बनी होती है, तो ये वही पुरानी डायग्राम है कि इट मे बी योर ब्रेन। ये जो पहला है फॉर एग्जांपल ये आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप लोगों के इससे ट्रंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फॉर एग्जांपल आप लोगों की लेग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्योर ब्लड इज बीइंग सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, गैसेस एक्सचेंज होगा, और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जो इम्प्योर ब्लड है इट विल बी कलेक्टेड बाय द वेन्स, इसको वेन्स कलेक्ट करेंगी, और वेन्स कलेक्ट करने के बाद it will send to the what right atrium, और right atrium से it will be sent to the right ventricle, और right ventricle से ये वाला impure blood चला जाएगा किसके पास, lungs के पास, for the purpose of oxygenation। इसका मतलब ये होगा कि हमारा हार्ट दो सर्किट पे ऑपरेट कर रहा है। एक सर्किट है बिटवीन हार्ट एंड लंग, और दूसरा सर्किट है वो क्या है, बिटवीन द हार्ट एंड द सिस्टमैटिक्स ऑफ द बॉडी, मीन्स डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, राइट। तो देखना ये है माय डियर स्टूडेंट्स आज सेकंड फेज में कि वो वाली ऑक्सीजन जो इस सर्किट के थ्रू मेरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई वो मिल गई किसको, मेरे डिफरेंट टिश्यूज को। मेरे डिफरेंट टिश्यूज ने क्या किया, कॉमन सेंस, मेरे डिफरेंट टिश्यूज ने जो ग्लूकोज था मेरे पास C6H12O6 उसको ऑक्सीडाइज किया। किस ऑक्सीजन के साथ, जाहिर है उस ऑक्सीजन के साथ कि जिसको हमने इनहेल किया था, और उसके रिजल्ट में उसने क्या बना दी, जाहिर है CO2 बनाई और वाटर बनाया, जो जाहिर है बाई प्रोडक्ट्स हैं। जो सबसे अहम चीज़ थी मेरे पास वो क्या थी, एनर्जी। और आपको पता है कि बेसिकली हम ये सारा रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए कर रहे थे। वाटर और CO2 मेरे पास क्या है, वेस्ट। अगर मैं यूं कहूं कि ये वाली CO2 सिर्फ वेस्ट ही नहीं है बल्कि हार्मफुल भी है, तो ये गलत नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये होगा कि हर ऑर्गन, चाहे वो मेरा ब्रेन है, चाहे वो मेरी आर्म्स हैं, चाहे वो मेरी टंग है, मेरी आईज हैं, मेरा अपना हार्ट है, लंग टिश्यू, किडनीज है फॉर एग्जांपल, लिवर है, एनीथिंग इन द बॉडी, योर लेग मसल्स, ऑल ऑफ देम आर एक्टिवली कंज्यूमिंग ऑक्सीजन एंड मेकिंग CO2। बहुत तेजी से ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं और उतनी ही क्विकली CO2 प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है। अब ये जो मेरे पास CO2 है, मैंने बोला ये वेस्ट नहीं है बल्कि हार्मफुल भी है, तो होना क्या चाहिए कि ये वाली CO2 राइट आफ्टर इट्स प्रोडक्शन बॉडी में से क्विकली, प्रॉम्प्टली, इफेक्टिवली रिमूव भी हो जाए। तो अब देखना ये है कि अगर हमारे सेल्स इस पर्टिकुलर CO2 को प्रोड्यूस करते हैं तो मेरे लंग्स तक कैसे जाती है। तो पहली बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो जो मैंने बोर्ड पे लिखी है आप लोगों के लिए, दिस वन, कि सॉल्युबिलिटी।
पहला जो टॉपिक आपकी बुक में गिवन है वो है सॉल्युबिलिटी। अब हमने यहाँ पे प्रॉपर एक हेडिंग लिखेंगे और इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपको ये बात याद रखनी है कि ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल है देन CO2, यानी कि CO2 इज मोर सॉल्युबल। ये तो बहुत ज्यादा सॉल्युबल चीज है। अगर ये मोर सॉल्युबल हुई तो ये क्या करेगी, ये आसानी से डिफ्यूज कर सकती है फ्रॉम, कहां से, ये भी डायग्राम ड्रॉ करके आप लोगों को बताते हैं, से कि ये आप लोगों के पास सेल्स हैं, राइट, दीज आर योर सेल्स। ये किसी चीज के भी सेल हो सकते हैं, स्टमक के, लिवर के, किडनी के, लेग मसल के, किसी चीज के भी सेल। ये जनरल डायग्राम है। एंड ईच सेल इज मेकिंग व्हाट, CO2। ये CO2 बना रहे हैं, CO2 and this particular CO2 and this particular CO2. This particular CO2 will diffuse out of the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन में से बाहर निकल आएगी। अब अगर ये सेल मेम्ब्रेन में से बाहर आई तो कहाँ आएगी? आंसर है कि जो हमारे सेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर फ्लूइड में क्या रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, इमर्स रहते हैं। इसकी मिसाल यूं है कि अगर आप किसी ऐसी जगह से गुजरे, फॉर एग्जांपल जहां नया सीमेंट हुआ या प्लास्टर हुआ है, उसको भी मेरा फाइन नहीं कर दिया, उसके ऊपर हमने कोई इमल्शन नहीं लगा दिया हुआ, तो आपकी अगर आपका हाथ से स्क्रैच हो जाए तो आपकी जो स्किन की टॉप लेयर है, राइट, वो उतर जाएगी, ब्लीडिंग नहीं होगी, बट स्टिल उसके ऊपर एक मॉइस्चर आपको नजर आएगा। दैट पर्टिकुलर मॉइस्चर इज बेसिकली लाइंग ऑल अराउंड योर सेल, और उस पर्टिकुलर मॉइस्चर को हम नाम कर देते हैं टिश्यू फ्लूइड। और अगर आपको ग्रेड 9 थोड़ी सी याद हो तो हमने यही बात की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर्टिकुलर टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करके, इसको फिल्टर करके एक और सिस्टम भी बनाया हुआ है जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका नाम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। सो दीज टू सिस्टम्स आर अगेन रिलेटेड। लेकिन बात कहने का मतलब ये है कि हमारे जो सेल्स हैं दे आर नॉट ड्राई फ्रॉम द सराउंडिंग्स, बल्कि दे आर मॉइस्ट, राइट। उस पर्टिकुलर मॉइस्चर की वजह से हमारी जो CO2 की ट्रांसपोर्टेशन है वो 20 to 25 टाइम्स क्विकर हो गई है, ज्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, राइट। अब ये वाली CO2 हमारे आगे किस में, चले मैं आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर जोन को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, राइट। इस पर्टिकुलर जोन का नाम क्या है, टिश्यू फ्लूइड। अब इस टिश्यू फ्लूइड के साथ साथ बह रही है क्या, हमारी एक ब्लड कैपिलरी, राइट। चलिए ऐसा करते हैं, आप लोगों की कॉम्प्लायंस के लिए, आपको समझाने के लिए इस पर्टिकुलर कैपिलरी को अब ब्लू ड्रॉ कर देते हैं, बिकॉज इट विल गोइंग टू कैरी व्हाट, CO2। अब ये CO2 कैरी करना चाह रहे, लुक एट दिस। तो ये है हमारे पास एक कैपिलरी। अब ये वाली CO2 जो मेरे टिश्यू फ्लूइड में आई थी, अब ये यहां से डिफ्यूज कर रही है इनटू द कैपिलरी। क्यों डिफ्यूज कर रही है? क्योंकि आपको पता है कि जो कैपिलरीज हैं उनकी थिकनेस भी जस्ट 1 सेल होती है। इसका मतलब ये होगा कि अब तक ये वाली CO2 दो मेम्ब्रेन क्रॉस करके आई है। एक मेम्ब्रेन है सेल की अपनी, और दूसरी है कैपिलरीज के सेल की मेम्ब्रेन, राइट। इन दो से गुजरने के बाद नो इट हैज जॉइंड व्हाट, द प्लाज्मा, राइट। अब हम देखेंगे कि जब ये हमारे ब्लड के प्लाज्मा में आ गई है या सिंपली हमारे ब्लड में आ गई है, तो अब यहां से कैसे मूव करेगी, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। We have discussed the what, solubility. We have discussed the passage कि कहां से गुजर के हमारे ब्लड तक आई है, और हम देखेंगे कि जब ये ब्लड का पार्ट बन गई है तो अब ये किस किस वे से मूव करेगी। तो जो पहला वे यहाँ पे डिस्कस किया गया है दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो उसी को लिखते हैं नंबर वन वे मेरे पास क्या है, वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। आप हेडिंग भी लगा सकते हैं ड्यूरिंग द अटेम्प्ट ऑफ द पेपर, और आप लिखेंगे नंबर वन लिखेंगे एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। पहली बात जो आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रखनी है वो ये है कि अप्रोक्सीमेटली को हम यूं भी लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली को नियरली इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 20% CO2 इस वे से ट्रांसपोर्ट होती है। अब इस वे में होगा हमारे पास क्या कि आपने पहले लिखा था कि H भी अपने साथ कंबाइन कर रही है ऑक्सीजन को, और इस वाले केस में H भी कंबाइन कर रही है अपने साथ CO2 को, राइट। जब H भी अपने साथ CO2 को कंबाइन करेगी तो जो कंपाउंड मेरे पास बनेगा वो क्या कहलाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, HB लूज बॉन्ड CO2, राइट। फॉर्मूला बन गया HB लूज बॉन्ड CO2। आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि अगर यहीं पे ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए तो ये बनेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन अब उसी पॉइंट पे कंबाइन हो रही है CO2, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, इसको इस सेक्शन को कंट्रोल करवाने के लिए जाहिर है हमें किसी एंजाइम की जरूरत होगी। लेकिन सवाल यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों की बुक के रेफरेंस से है वो ये कि ये वाली हीमोग्लोबिन आखिर कहाँ कंबाइन होती है। तो इसका आंसर मेरे पास ही है। चले आपके लिए हम एक थोड़ी सी चेन बनाते हैं। आपको ये बात पता होगी कि किसी भी प्रोटीन का जो पहला अमाइनो एसिड है, पहला अमाइनो एसिड, फॉर एग्जाम्पल इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद NH2, राइट, और जो आखिरी है इट इज ऑलवेज व्हाट, C डबल बॉन्ड O एंड OH, राइट। यानी कि कोई भी अमाइनो एसिड हमेशा अमाइनो ग्रुप से स्टार्ट होता है और हमेशा किसी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के खत्म होगा। आपको चैप्टर नंबर 2 याद करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अमाइनो एसिड, और अमाइनो से स्टार्ट होता है अमाइनो ग्रुप से और खत्म होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। सवाल ये है कि ये वाली हीमोग्लोबिन कहाँ अटैच होती है, तो आंसर इज, अब ये जो अमाइनो ग्रुप है ये क्या करेगा, ये अपने साथ इस CO2 को अटैच कर लेगा। तो आपको समझ आ गई कि जो हमारे पास CO2 है ये हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के जाके अटैच होती है। तो 20% ऑफ हीमोग्लोबिन इस वे से मूव करेगी, दैट इज फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। अगली बात हम देखते हैं कि क्या हमारे ब्लड में सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन ही प्रोटीन है, तो आंसर इज नो। हमारे ब्लड में तो और भी डिसॉल्व प्रोटीन्स है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जो वे नंबर 2 है मेरे पास के जो अदर डिसॉल्व प्रोटीन्स है, अदर डिसॉल्व्ड प्रोटीन्स, राइट, दूसरी डिसॉल्व प्रोटीन्स। कैन यू नेम एनी अदर प्रोटीन ऑफ द बॉडी? आप में से कोई बड़ा ब्यूटीफुल ब्रेन जो ये बात बता सकता है कि हमारे ब्लड में और कौन कौन सी प्रोटीन हो सकती है? चलें, आपको नहीं याद आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 आप लोगों के पास हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। ये वो वाली प्रोटीन्स होती हैं जो आप लोगों के इम्यून सिस्टम का बड़ा इंटेग्रल पार्ट है। फिर आप लोगों ने एक और प्रोटीन का नाम सुन रखा होगा, दैट इज कॉल्ड एज फिब्रिनोजेन, राइट, फिब्रिनोजेन, राइट। आपको पता है कि ये जो प्रोटीन होती है ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। इस तरह की और बहुत सी प्रोटीन्स है जो कि आप लोगों के ब्लड का pH लेवल भी मेंटेन करती है। नॉट ओनली मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नॉट ओनली ऑक्सीजन को कैरी कर, सॉरी CO2 को कैरी कर सकती हैं, बल्कि ये आप लोगों के ब्लड के pH को चेंज होने से बचाती है। इसका मतलब ये होगा कि दीज प्रोटीन आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ बफरिंग एजेंट। बफर क्या होता है, कोई ऐसा सॉल्यूशन कि मैं उसके अंदर एसिड ऐड करूं या बेस ऐड करूं, वो pH को चेंज ना होने दे या एटलीस्ट उस pH को रेजिस्ट करे। तो यही वाला काम हमारे ब्लड में क्या कर रही है, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जब तक मेरे ब्लड में नॉर्मल कंपोजिशन में हैं, दे आर ट्राइंग देयर मैक्सिमम टू कीप द pH ऑफ द ब्लड कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारी अदर फॉर्म में प्रोटीन्स। अब सब क्वेश्चन ये है कि कितने परसेंट CO2 इसके थ्रू मूव कर सकती है, तो आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 5%। तो 5% प्रोटीन्स जो हैं वो जो 5% CO2 है वो अदर प्रोटीन से कंबाइन होकर जा सकती है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। अब जो पॉइंट नंबर 3 है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है कि हमारी जो CO2 है वो पोटासियम, आपको पता है कि जो पोटासियम है इसके साथ इसका सिंबल K है और इसके ऊपर एक +1 चार्ज होता है, राइट। और ये K क्या कर सकता है कि ये अपने साथ एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को मिला सकता है। वो नेगेटिव चार्ज आयन मेरे पास क्या होता है, HCO3, राइट। ये वाला पॉजिटिव चार्ज अपने साथ जब इस नेगेटिव चार्ज को बाइंड करेगा तो उसके साथ जाहिर है क्या बन जाएगा, या तो बन सकता है KHCO3 और या फिर ये बन सकता है K2CO3, ये डिफरेंट एक्शन से गुजरने के बाद। यानी कि जो CO2 है वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी मूव कर सकती है और बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में भी मूव कर सकती है, राइट। और ज़रूरी ये भी नहीं है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ सिर्फ पोटासियम हो, यहाँ जाहिर है कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस बाइकार्बोनेट के साथ मूव करवा सकता है फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। लेकिन ये सब फ्रैक्शंस हैं, राइट। अगर आप एक अच्छी बुक पढ़ेंगे या आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाके ये पढ़ेंगे तो आपको लिखा नजर आएगा कि अबाउट जो प्रोसेस अब हम पढ़ने वाले हैं उसका 90%
CO2 का 90% इस वजह से मूव कर रहा है, लेकिन आपकी बुक क्या लिख रही है कि इस प्रोसेस जो हम पढ़ने वाले हैं 70% CO2 मूव होती है, जो मेरे ख्याल में गलत है। लेकिन बहरहाल आपको एग्जाम में वही लिखना है, बट जब आप फ्यूचर में जाके मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% CO2 इस वे से मूव करती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स आयंस। ठीक है, तो फोर्थ वे मैं आपसे बोल रहा हूं, ये मेरा व्यू है। मेरा व्यू ये है कि 90% CO2 इस वे से मूव करती है एज बाइकार्बोनेट्स आयंस मींस H3O-1। लेकिन मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर एक ब्लॉक बना रहा हूं, ये देखिए एक ब्लॉक और लिख रहा हूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या लिखना है कि इस वे से 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन एक्चुअल कितना है 90%। आप देखते हैं ये वाला प्रोसेस कहां और कैसे हो रहा है। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास एक सेल है, राइट, और इस पर्टिकुलर सेल ने क्या किया, CO2 को अपने टिश्यू फ्लूइड में भेजा, अभी डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के साथ। सो नाउ CO2 इज इन द टिश्यू फ्लूइड। अब टिश्यू फ्लूइड से क्या होगा कि ये वाली CO2 अब किसी कैपिलरी में डिसॉल्व हो गई। मैं डेलिबरेटली कैपिलरी को काफी बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं ताकि हम सारे रिएक्शन इसके अंदर लिख सकते हो। अब ये वाली CO2 इस कैपिलरी के 1 सेल थिक सेल वॉल में से पास होगी, और पास होने के बाद नाउ CO2 विल जॉइन द ब्लड प्लाज्मा, ये ब्लड में चली गई। अब जरा बात तो आपने गौर से देखना है कि ये वाली CO2 जब प्लाज्मा में गई तो सिर्फ और सिर्फ 5% to 10% इस वे में गई। अब ये वाली CO2 इस RBC में घुस जाएगी, राइट। आपको ये बात पता है कि RBC के साइडों पे क्या है, साइटोप्लाज्म में, और ऑल एंजाइम्स जो कि एक्टिविटी के नॉर्मल है वो प्रेजेंट है। अब हम करेंगे क्या कि हम इसके अंदर देखेंगे रिएक्शन क्या हो रही है, RBC के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहली बात यह कि RBC के अंदर CO2 RBC के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट वाटर से मिल जाएगी, और इससे मिलने के बाद क्या बनेगा स्टूडेंट्स मेरे पास H2CO3। दिस पर्टिकुलर substance is called as dihydrogen carbonate or simply carbonic acid, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये कंपाउंड जो मेरे RBC के साइटोप्लाज्म में बना है उसका नाम हो गया कार्बोनिक एसिड। आपको पता है एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस मीडियम में प्रोटॉन्स दे सकता है, तो ये कितने प्रोटॉन दे सकता है 2, तो ये टेस्ट बेसिकली कार्बोनिक एसिड। अब होगा ये कि ये वाला कार्बोनिक एसिड कब बनेगा, जब मेरे पास दो चीजें होंगी, नंबर 1 कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी हाई, एंड नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, एंड दैट वेरी एंजाइम पढ़ चुके हैं आप लोग पहले से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो एंजाइम है जो ये वाला रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, प्रेजेंस ऑफ वाटर, व्हाट द सब्सटेंस वी विल हैव H2CO3। अब सवाल ये है कि क्या ये रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल, तो आंसर इज रिवर्सिबल, बाई डायरेक्शनल है ये, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी और इसको ऐसे शो करना पड़ेगा, बिकॉज कि वी हैव टू डिसोसिएट इट इनटू द टू कंपोनेंट्स। वो दो कंपोनेंट्स मेरे पास क्या हैं, बात को थोड़ा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत पता की बात है। अब यहाँ से दो चीजें बन गई हैं, H+ और HCO3 -1। मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से ये वाला रिएक्शन कहाँ हुआ, तो आप डेफिनेटली बताएंगे कि सर ये वाला रिएक्शन तो बेसिकली यहाँ हुआ है कि RBC साइटोप्लाज्म में अब ये वाली CO2 किस में कन्वर्ट हो गई है, H+ और HCO3 -1 में कन्वर्ट हो गई। ये वाला HCO3 जो नेगेटिवली चार्ज्ड है और ज्यादा डिफ्यूजेबल है, ये फौरी तौर पे बनने के फौरन बाद क्या करता है, दोबारा से प्लाज्मा में चला जाता है। तो HCO3 -1 मीन हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस दे विल मूव इनटू द प्लाज्मा, ये तो प्लाज्मा में चले जाएंगे, राइट, और ये प्लाज्मा में इसी फॉर्म में पड़े रहेंगे। लेकिन सवाल ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पर HCO3 -1 बाहर निकल गया है तो आप लोगों के ख्याल में क्या ऐसा नहीं होगा
कि अब इस पर्टिकुलर आरबीसी के अंदर जो प्रोटॉन का कंटेंट है वो बढ़ गया है, और आपको पता है कि अगर प्रोटॉन का कंटेंट बढ़ गया तो इसके रिजल्ट में तो मेरे आरबीसी की पीएच क्या हो जाएगी, एसिडिक। आपको पता है कि अगर किसी जगह पे पीएच आयन ज्यादा हो जाए तो मेरे आरबीसी क्या हो जाएंगे, एसिडिक, राइट। और आपको पता है कि अगर किसी जगह पे भी एसिड बढ़ जाए तो जो डिजीज है वो क्या कहलाती है, एसिडोसिस, राइट। तो हम तो नहीं चाह रहे कि मेरे आरबीसी की क्या हो जाए, एसिडोसिस, और मेरे आरबीसी की जो पीएच है वो क्या हो जाए, ड्रॉप। अगर किसी जगह पे हमारे आरबीसी में चेंज आ जाए, आरबीसी पीएच कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट इस पे होता है मेरे एंजाइम पे, तो मेरे तो एंजाइम ही खराब हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस पर्टिकुलर HCO3 के माइनस हो जाने के बाद इस पर्टिकुलर आरबीसी की पीएच को कैसे मेंटेन किया, बाय इंपोर्ट ऑफ क्लोराइड आयंस। तो यहां से क्लोराइड आयंस जल्दी से अंदर मूव करते हैं, राइट। और ये वाले जो क्लोराइड आयंस हैं ये उस पर्टिकुलर पॉजिटिव आयंस को यूटिलाइज करेंगे जो HCO3 के एक्सपोर्ट होने से प्रोड्यूस हुए, राइट। तो जो ही HCO3 में आखिरी दफा बोल रहा हूं, जो ही HCO3 वहां से निकलेंगे फौरी तौर पे क्लोराइड आयंस अंदर आ जाएंगे। ये वाला फिनोमेना आप पढ़ेंगे, इसे हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसे हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, क्लोराइड शिफ्ट। अब कोई बंदा आपसे पूछ ले कि क्लोराइड शिफ्ट की लॉजिक क्या है, तो आप बताएंगे कि क्लोराइड आयंस नेचर ने इसलिए आरबीसी में डाले ताकि हमारी सेल की एसिडोसिस ना हो सके, राइट। अब हम चलते हैं आखिरी बात की तरफ कि अब ये जो HCO3 आयंस हैं ये कहाँ हैं। आए हम फर्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं। ये वाले HCO3 आयंस अभी यहाँ हैं, समवेयर हियर HCO3 आयंस आर प्रेजेंट। अभी हमने बनाए हैं, नेक्स्ट बोर्ड पे कैसे बने, ये भी मेरे पास क्या था, HCO3, ये यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, और अब ये इस पर्टिकुलर ब्लड में मूव करते हुए कहाँ चले जाएंगे, जाहिर है आप लोगों के राइट एट्रियम में। व्हेन राइट एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट, तो these particular HCO3 ions, now they will go into what, right ventricle। अब right ventricle जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो it will force these particular HCO3 ions into what, the lungs। अब हम ड्रॉ करेंगे कि बेसिकली इन HCO3 आयंस के साथ लंग्स में क्या होता है, तो इसके लिए अगेन हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे और दोबारा से एक डायग्राम बनाएंगे, राइट। लुक एट दिस, ये हमने ड्रॉ किया था लंग्स, समथिंग लाइक इट, और आपको याद है हमने डिस्कस किया था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास लंग्स, और यू नो कि ये जो लंग्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट थे, ब्रोंक्यूल्स, और हर ब्रोंक्यूल जाके टर्मिनेट होता था किसके अंदर, एक बहुत ही फाइन से बैलून में, और उस पर्टिकुलर फाइन से बैलून का नाम क्या था स्टूडेंट्स, एल्वियोलस। और आपको पता है कि इस एल्वियोलस के बाहर हमारे पास बहुत ही फाइन सी क्या थी, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, राइट। समझ लेते हैं, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, अ ब्लड कैपिलरी। इस ब्लड कैपिलरी में देखूं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में HCO3-1। अब जो रिएक्शन होने हैं वो इस ब्लड कैपिलरी के अंदर होने हैं। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे डियर स्टूडेंट्स, आपने बात को बहुत गौर से देखना है कि यहाँ पे HCO3 आयंस दोबारा से अंडरगो द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ H2CO3। कैसे होगा, डेफिनेटली कि वो वाले आयंस जो प्रेजेंट थे मेरे सेल्स में वो रिएक्ट कर जाएंगे किसके साथ, HCO3 के साथ। तो जो ही H प्लस आयंस HCO3 के साथ मूव करेंगे तो जाहिर है मेरे पास क्या बन जाएगा, H2CO3। बात को जरा आपने गौर से सुनना है हमारे स्टूडेंट्स। ये जो HCO3 बना है ये अंडर द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है। ये पहले वाला H2CO3 बना था, जो हमने यहाँ कहीं लिखा था वो था अंडर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ये वाला H2CO3 बन रहा है अंडर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, CO2, बिकॉज के हमारे लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लेस। तो अंडर लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 अब रिएक्शन किसी और वे में ब्रेक होगा, और इसके रिजल्ट में अब H2CO3 H और HCO3 में ब्रेक नहीं हो रहा, बल्कि वो ब्रेक हो रहा है इनटू H2O एंड CO2, राइट। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जरा बात को दोबारा देखें कि मेरे टिश्यूज में H2CO3 ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 सेपरेट हो गया था इनटू H प्लस एंड HCO3-1, लेकिन मेरे लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लेस, कम हो गया है। तो कम होने की वजह से अब इसकी डिसोसिएशन किसी और वे में होगी। अब यहां से वाटर और CO2 बनेगा, H और HCO3 नहीं बनेगा, राइट। अब ये वाला H2O और CO2 जाहिर है दे विल कम इनटू द व्हाट, एल्वियोलाई,
और एल्वियोलाई में से आपको बाकी सारा पैसेज आपको पता है कि कैसे इट विल सेंट आउट ऑफ द लंग्स। अब हमने करनी है आखिरी बात। देखें कि जब मैं ये वाले प्रोटॉन्स आरबीसी में निकाल लूंगा तो क्या ख्याल है, मेरे इस पर्टिकुलर आरबीसी की एल्कलॉसिस नहीं हो जाएगी। जब मैं यहाँ से क्या करूंगा स्टूडेंट्स, आपको गौर से सुने कि जब मैं यहाँ से ये वाले प्रोटॉन्स बाहर निकाल लूंगा तो क्या इस पर्टिकुलर आरबीसी की एल्कलॉसिस हो जाएगी ना। तो नेचर ने उसको कैसे प्रिवेंट किया, बाय एन अदर क्लोराइड शिफ्ट। इस वाले केस में जब H आयंस बाहर आ रहे होंगे तो फिर रिवर्स प्रोसेस होगा। यहाँ पे Cl आयन क्या गए थे अंदर, इस वाले केस में Cl आयंस विल मूव आउट। इस वाले केस में Cl आयंस यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो राइट, अब ये जो क्लोराइड आयंस की जो मूवमेंट है इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर बुक, लेकिन आपको समझाना यहाँ पे इसे जरूरी था ताकि आप ये क्वेश्चन अपने माइंड में ना लेकर जाएं कि व्हाट हैपन टू द H आयंस, और अगर H आयंस वहां पे एग्जिस्ट करते हैं तो फिर मेरे तो सेल एसिडोसिस का शिकार हो सकते हैं, तो फिर वो कैसे बचते हैं। और अगर वो वाले प्रोटॉन्स दोबारा से आरबीसी में से निकल के HCO3 से कंबाइन हो जाते हैं मेरे लंग्स में और बनाते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर उस वक्त क्या आप लोगों के आरबीसी एल्कलॉसिस का शिकार नहीं होंगे। तो उसको एल्कलॉसिस को कैसे बचाते हैं, डेफिनेटली बाय द एडिशन ऑफ व्हाट, क्लोराइड आयंस। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत 3 डिफरेंट वेज से हमारी CO2 को हमारे लंग, हमारे टिश्यूज में से उठा के कहाँ पहुंचाते हैं, हमारे लंग्स में से, और लंग में आ जाने के बाद वो वेंटिलेट आउट हो जाती है इनटू द एल्वियोलस, और एल्वियोलस में से आपको पता है कि हमने कैसे ब्रीदिंग मैकेनिज्म किया था और CO2 कैसे बाहर आ सकती है। अगले लेक्चर में हम आपसे कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस की बात करेंगे, और टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।